नमस्कार दर्शकों। आजकल चाहे कोई भी क्षेत्र हो, अगर आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो रोज़ाना किसी न किसी स्टार्टअप की चर्चा होती है। यूनिकॉर्न, इस स्टार्टअप ने इतने लाख लोगों को रोज़गार दिया हुआ है, इसकी फंडिंग हो चुकी है, एक नए आइडिया के साथ में ये स्टार्टअप आया है। और सरकार भी ये चाहती है कि जो स्टार्टअप कल्चर है उसको बढ़ावा मिले। स्टार्टअप क्या है? मौलिक तौर पर अगर सोचा जाए तो एक नए विचार के साथ में या तो कोई सेवा क्षेत्र में नया कदम रखे या कोई नया उत्पाद पैदा करे, जिससे कि नौकरी लेने की बजाय लोग नौकरी देने वाले पैदा हों और हम हज़ारों लोगों को नौकरियों के साथ इस स्टार्टअप कल्चर के साथ जोड़ सकें। आज मेरे साथ में 3 युवा साथी हैं और हम जहाँ बैठे हुए हैं वो एक इंक्यूबेशन सेंटर है। देख रहे होंगे चारों तरफ कुछ प्रोडक्ट से यहाँ पर लगे हुए हैं और कुछ लोग बैठ कर के यहाँ अपने आइडियाज़ को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कि हम कुछ नया बना पाएँ। लेकिन मेरे साथ में ये नीतेश हैं, ये दिशा हैं और ये मेरे साथ में अपना नाम बताएंगे। जी, मेरा नाम राजीव हैं। तो इसमें नीतेश जी का अपना एक अच्छा आइडिया है। ये क्या करते हैं, पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते कमा रहे हैं। कुछ लोगों को इन्होंने साथ में रखा है, दीक्षा को भी साथ ले रखा है और इनको पाराशर जी को भी साथ ले रखा है। इनको भी ये नौकरी दे रहे हैं, मतलब इनके हैं तो ये सहपाठी, लेकिन इनको भी कुछ पैसा बतौर सैलरी दे रहे हैं इस विश्वविद्यालय में पढ़ते पढ़ते। तो नीतेश, बड़ा मतलब अच्छा लगता है कि पढ़ भी रहे हो, कमा भी रहे हो। तो कौन सी क्लास है आपकी? पहले तो आपके बारे में जानना चाहूँगा। सभी दर्शकों को पहले मेरा नमस्कार। मैं MBA फाइनल ईयर में हूँ और आपने जैसा कि बोला कि अच्छा लगता है, पढ़ भी रहा हूँ, कमा भी रहा हूँ, लोगों को भी रोज़गार दे रहा हूँ। तो आजकल जैसे कि स्थिति चल रही है और भारत सरकार भी इसको काफ़ी उद्यमिता को बढ़ाने में लगी हुई है, तो हर एक विद्यार्थी की और मैं ये समझता हूँ ज़्यादातर विद्यार्थियों का ये मूल रूप सिद्धांत अब होना चाहिए कि अपने देश की GDP को, अपने देश के प्रोडक्शन को, अपने देश के इनोवेशन को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो मैं तो केंद्रित हूँ आपके स्टार्टअप पे जी। तो क्या आइडिया, आपके आइडिया मतलब जिसको आप कर रहे हो, पढ़ते पढ़ते कमा भी रहे हो और लोगों को आपने जोड़ भी रखा है। आपके हैं तो सहपाठी, लेकिन मैं आपके एम्प्लॉय बोल सकता हूँ इनको? जी सर। हैं, एम्प्लॉय हैं आपके, हैं जी। तो ये बताइए कि आइडिया क्या था आपका? आइडिया बेसिकली, जैसे कि मैं आपको बताऊं, कोई भी आइडिया निकलता जब हम जा तो उसकी रिसर्च करते हैं या अपने आसपास की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बचपन से मैं भी स्कूल में पढ़ा, कॉलेज में आया, काफ़ी और विद्यार्थी भी स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में आते हैं। आजकल आप अगर एजुकेशनल सिस्टम की बात करें तो आज एक छोटी सी क्लास के भी विद्यार्थी का बस्ता, अगर आप जिसको बैग बोलते हैं, उसको भी अगर आप चेक करेंगे तो हम जैसे लोग भी उसको उठाने में हाफ जाएंगे। 7-7, 8-8 किलो वजन है उनका। काफ़ी किताबें हैं, काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं। तो आजकल बच्चा छोटी सी उम्र से, देखा जाए ना, जो 2 महीने के समर वैकेशंस भी मिलते हैं, वो समर प्रोजेक्ट्स, होमवर्क और समर प्रोजेक्ट से लदे हुए होते हैं। उसमें भी अगर पेरेंट्स या बच्चा कहीं घूमने फिरने जाने का या देश के सौंदर्य को देखने का या विदेशी सौंदर्य को देखने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं उनको उससे समझौते करने पड़ते हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि हम एक सेट ढांचे में, दबाव में रहते हैं और हमको नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिलता, समय ही नहीं मिल पाता, मौका ही नहीं मिल पाता। आपने MBA के दौरान ऐसा फील किया क्या, या ग्रेजुएशन के दौरान किया? ग्रेजुएशन, बिल्कुल सर, ग्रेजुएशन के दौरान ना सिर्फ मैंने, अगर हम रिसर्च करें या इस पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ या विद्यार्थियों के पास जाकर के इस चीज़ की अगर खोज करें तो ये ज़रूर मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि 100 में से 70 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो अपने लाइफ से, अपने कल्चर से, अपने डेली रूटीन से खुश नहीं है, किसी प्रेशर में है। हाँ, चाहे वो, उसके पीछे का एक कारण ये है कि माँ बाप को अपने हर बच्चे से अपेक्षा होती है और होनी भी चाहिए। माँ बाप की हर अपेक्षा पूरा करना एक बच्चे का मूल रूप आधार है, उसको करनी भी चाहिए। लेकिन माँ बाप को भी इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि जिस बच्चे के ऊपर आप जो प्रेशर डाल रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई का हो या किसी चीज़ का हो, नौकरी का हो, कम से कम बच्चा क्या करना चाहता है। तो आपके आइडिया में क्या है कि आप उस प्रेशर को रिलैक्स करने का आपके पास कोई आइडिया है, या आपने क्या सोचा कि भाई पढ़ते पढ़ते भी कुछ किया जा सकता है अच्छा, जिससे आमदनी भी हो जाए
और कुछ लोगों की इस समस्या का समाधान हो, ऐसा कुछ आपके आइडिया में दम था? जी। जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने इसी चीज़ को ध्यान में देते हुए स्टार्ट किया कि हम अलग यूनिवर्सिटीज़ से और यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों का या स्कूल में बच्चों के तो पिकनिक जाते रहते हैं और इतना प्रेशर भी नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है प्रेशर उतना बढ़ता है क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। पिकनिक शब्द यूज किया, पिकनिक आइडिया था आपका? पिकनिक आइडिया कह सकते हैं, लेकिन पिकनिक इज़ नॉट अ बेसिक आइडिया। हमारा मेन आइडिया था डेस्टिनेशंस पे ले जा करके बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज, डेस्टिनेशन लेक्चर्स और वहाँ का जो एडवेंचरस फन होता है। बेसिकली मान लीजिए हम किसी बच्चों की ट्रिप को मनाली लेकर के गए, 4 दिन 5 रातों के लिए मनाली लेकर के गए, तो उसके लिए बच्चे ने हमें एक बहुत नॉमिनल अमाउंट पे किया। उसमें हमने उसको काफ़ी सारी सर्विसेज दी। उसमें हमने उसका एक बिजनेस स्टोर कराया, उस जगह की जो IITs हैं, IIMs हैं, बड़े कैंपसेस हैं या कुछ वहाँ का एनवायरनमेंट है उससे उसको रूबरू कराया, प्लस उसका एडवेंचर, उसका फन, वहाँ पर जो कैंपिंग होती हैं, तरह तरीके के एडवेंचर्स होते हैं, साइट सीइंग होते हैं, स्नोफॉल होती है, उन चीज़ों से रूबरू कराया। मतलब आपका कहने का ये रहा कि हम एक जगह पर मोनोटोनस एनवायरनमेंट में बोर हो रहे हैं, हमारे को उलझन हो रही है, कुछ दबाव हैं, एकेडमिक दबाव हैं, या हमारे पास में कुछ ऐसे हैं कि भाई करें तो क्या करें यार, बड़ी बोरिंग लाइफ हो रही है, तो उसको कन्वर्ट किए आपने कि चलो मैं आपको लेके चलता हूँ कुछ अच्छी सी जगह पे और आपको घुमा के लाता हूँ और कुछ पढ़ा के भी लाता हूँ, यही है ना? जी बिल्कुल। मतलब स्टडी या एजुकेशन विद टूर एंड ट्रेवल्स और डेस्टिनेशन। जो वर्केशन नाम दिया है उसको आप स्टूडेंट लाइफ के दौरान कोई ऐसा नाम दे सकते हो कि भाई पढ़ते पढ़ते चलो घूम के आते हैं और घूम के आपको घुमा भी लाएंगे और वहाँ कुछ अच्छा सा, यही आइडिया था जी। इसको फिर बिजनेस मॉडल में? बिजनेस मॉडल में इसलिए क्योंकि सर कोई भी लाइफ चेंजिंग आइडिया अगर हम डेवलप करते हैं तो उसके पीछे के 2 कारण होते हैं। अगर आप उद्योग कर रहे हैं तो आपको उसमें रेवेन्यू मॉडल रखना पड़ेगा, या तो फिर आप ट्रस्ट कर रहे हो। तो हमारा उद्योग है, हम लोगों ने उद्योग इसमें ये रखा जैसे कि बच्चा कॉलेज लाइफ में ये भी नहीं कि जैसे और कंपनियां आप देखते हैं, और भी ट्रैवल कंपनियां हैं लेकिन उनके पास ये आइडिया नहीं है, वो ऐसा काम नहीं कर रहे। और जो कंपनियां हैं वो केवल उनके अगर आप स्टार्टिंग पैकेजेस भी देखें तो 9,000, 10,000, 11,000 ऐसे हैं। हम बिल्कुल नॉमिनल पैकेज में अपना मार्जिनल रेवेन्यू भी रखते हुए बच्चों को काफ़ी सारी सुविधाओं को दिलाने की कोशिश करते हैं और आगे भी यही कोशिश जारी रहेगी। यानी कि आप पढ़ रहे हो और MBA के स्टूडेंट हो, एक बिजनेस मॉडल आपका समझ में आया, वो ये है कि आप कैंपसेस के छात्र छात्राओं को ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ पर वो रिफ्रेश अपने को कर पाएँ, वहाँ की नॉलेज गेन कर पाएँ, वहाँ की आर्ट कल्चर और वहाँ के जो एडवेंचरस जितना भी इन्वायरमेंट है उसको वो फील कर पाएँ, ये उनका बेसिकली आपका हुआ है। उसके एवज में आप कुछ उनसे वसूलते हैं, यानी कि बतौर फीस या बतौर उनके रहने खाने का खर्चा, उसमें कुछ प्रॉफिट आप कमाते हैं, उसमें ये आपका हम उनको एक कंप्लीट पूरा पैकेज प्रोवाइड करते हैं जी। और उस कंप्लीट प्रोवाइड पैकेज में हमारा मार्जिन रहता है ओवरऑल। मैं आपको बताऊं तो अभी हम ज़्यादा नहीं 30 to 40% रेशियो पे काम करते हैं, प्रॉफिट रेशियो पे। लेकिन ट्रैवल इंडस्ट्री और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री नो डाउट एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें 60 to 70% तक का प्रॉफिट रहता है। लेकिन हमारा मेन उद्देश्य यही है कि अगर हम भी उस 60 to 70% के रेशियो को कवर करने पे आ जाएंगे तो जो हमारा मेन इनिशिएटिव पॉइंट था वो कहीं ना कहीं बच्चा नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिर वही 6,000 रुपये वाला पैकेज उसके लिए 10,000 रुपये का हो जाएगा जी। और 10,000 रुपये हर एक बच्चे के लिए दे पाना, उसके पढ़ते समय 4-5 दिन के लिए घूमना, वो मुमकिन नहीं है। इससे अच्छा तो वो जो 365 दिन पहले बिता रहा था वही बिताएगा। यानी कि एक वाजिब कीमत आप लेते हैं और उसके बदले में जो स्टूडेंट की एक लाइफ होती है ना, कम खर्चा, कम साधन, आनंद पूरा, एंजॉय पूरा, वो टारगेट आपका। उनको कुछ नहीं करना, उनको कॉलेज के कैंपस के गेट से ही लग्जरी बस मिलेगी और वही बस उनको लेकर के जाएगी वहाँ पर। उनको एक होटल मिलेगा, उनको ब्रेकफास्ट मिलेगा, लंच मिलेगा, डिनर मिलेगा, सब इसी में शामिल रहता है। आपका टारगेट है कैंपस के स्टूडेंट्स? कैंपस के स्टूडेंट हमारा, जब हमने इनिशिएटिव लिया, कैंपस के स्टूडेंट तो हमारा हमेशा ही टारगेट रहेंगे और हम कोशिश करते रहेंगे कि बहुत कैंपसेस से और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से हमारा टाई अप हो पाए। लेकिन काफ़ी पोर्टल्स होते हैं फॉरेन पैकेजेस के, हनीमून पैकेजेस होते हैं, उनके साथ भी मिलकर के आप इसको विस्तार दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपका इसमें एक जो मुख्य बात नजर आई वो ये थी कि आप सिर्फ घूमने पर ध्यान नहीं केंद्रित करते,
वहाँ जो भी एक स्टूडेंट को एनरिच करने के नॉलेज या उसकी स्किल को बढ़ाने की जिस स्थल पे जो सुविधाएं हैं उनको भी आप एक्सप्लोर करते हैं और स्टूडेंट को वो एक्सपीरियंस देते हैं, ये इसमें एड ऑन है मतलब। जी जी। तो ये बताइए कि कितने समय हो गया आपके इस काम को करते करते? 2019 जैन में स्टार्ट किया था। 6 जैन टू 12 जैन हमारी पहली ट्रिप गई थी मनाली स्नोफॉल में। कितने बच्चों के साथ? उसमें 36 बच्चे गए थे। 36 पहली वाली में? 36 पहली ट्रिप में। अच्छा। और क्योंकि वो स्नोफॉल में गई थी और काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट था। 2019 के बाद 2 साल कोविड रहा और सबसे ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ही इम्पैक्ट में रही थी उससे। जब कोविड खुला उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी वेरियस ट्रिप्स अलग अलग जगह की निकाली, जैसे कि ये नहीं कि हिमाचल उत्तराखंड जो पहाड़ों की ब्यूटी है, बाकी और भी ब्यूटीज़ हैं इंडिया के अंदर जो वाकई में देखने काबिल और वहाँ के बिजनेस मॉड्यूल सीखे जाने चाहिए। जैसे कि हमारा राजस्थान, हम लोगों ने थार डेजर्ट बच्चों को दिखाया। थार डेजर्ट में बहुत से लोगों को यही नहीं पता होगा कि लोंगेवाला पे इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। लोंगेवाला बॉर्डर, ज़ीरो फ्रंट लाइन, तानुट माता का मंदिर दिखाया। तानुट माता के मंदिर में आज भी पाकिस्तान से जब हमला हुआ था तब आए हुए बम और गोले रखे हुए हैं। तो उन सब जगहों को जहाँ जाते हैं वहाँ बेस्ट वन को आप जो है ना कैटर करते हैं, यही आपका? जी। तो कितने अब तक टूर आप कर चुके हो? बड़े अगर आधारित टूर देखे जाएं तो हम अभी 30 से 35 या 40 कर चुके हैं। और छोटे टूर भी अगर मिला लिए जाएं जिसमें हमारी नॉमिनल होटल बुकिंग्स, कैब बुकिंग्स, कभी कोई कुछ केवल ट्रैवलर के पैकेजेस लेते हैं, कुछ गाड़ीज़ के लेते हैं, कुछ केवल होटल्स के लेते हैं या कुछ आसपास के एरिया के लेते हैं, अगर उन सभी को मिला लिया जाए तो अप्रॉक्सीमेट 80। अब 2 और साथी युवा बैठे हुए हैं, ये आपके बिजनेस पार्टनर हैं या एम्प्लॉई हैं? मैंने सुना एम्प्लॉई है। एम्प्लॉय तो हैं सर, लेकिन उससे पहले मेरे ऐसे एम्प्लॉय हैं जो मेरे हर एक परिस्थिति और स्थिति में मेरे साथ रहते हैं। मेरे दोस्त, मेरे भाई कह सकते हैं, ये सब कुछ एक जो कंपनी की नींव से लेके अभी तक कंपनी के साथ हैं। तो सबसे पहले राजीव, ये बताइए कि आपका सहपाठी तो कंपनी का मालिक है और आप उसमें नौकरी कर रहे हो, एमबीए में साथ साथ हैं आप? जी जी, हम लोग एक ही क्लास में और एक ही साथ में एमबीए में जी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं इनके साथ काम करता हूँ और मुझे इनसे काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला है और मैं सीख ही रहा हूँ। मेरा जो विज़न है वो बचपन से यही रहा है कि मैं एक अच्छी कॉर्पोरेट ज्वाइन करूँ और उसमें मुझे लगभग 4-5 साल एक्सपीरियंस लेने के बाद फिर मैं अपना कुछ शुरू करना चाहता हूँ। तो इनके साथ आप जुड़े हो तो कुछ आपकी भी अर्निंग हो रही है कि सिर्फ दोस्ती में ही आपको ये एंगेज किए हुए हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल अर्निंग हो रही है। ये काफ़ी अच्छा अमाउंट हमें पे करते हैं और इंसेंटिव्स भी हम लोग काफ़ी अच्छा कमाते हैं। और मेरा जो काम है वो एज अ सीएमओ, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर काम करता हूँ इनकी कंपनी में। जी जी। अच्छा। तो मेरा काम होता है कि जो भी ट्रिप्स वगैरह हैं या कंपनी से रिलेटेड जो भी मार्केटिंग करना है उसको सभी से अवगत कराना। तो आपको जितना मिलना चाहिए उससे हैंडसम पे पैकेट देते हैं ये कि अरे भाई ठीक है इस महीने नहीं ले ले, अगली बार देख ली कंपनी थोड़ा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बिल्कुल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती है। जैसा कंपनी में जो चल रहा होता है वो मुझे सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो एक अच्छा बिजनेस मॉडल है लेके चल रहे हैं मतलब। जी जी बिल्कुल। तो आप भी इनके दोनों 2 साल से साथी हैं? 4 साल से मैं इनके साथ ही हूँ, शुरू से, ग्रेजुएशन से। अच्छा, कॉमर्स आपने बीकॉम इन्होंने बताया था कि जैसे बीकॉम एमबीए, तो 4 साल से आप साथ साथ काम कर रहे हैं। दीक्षा, आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपका इनके साथ जुड़ाव इस कंपनी में क्यों हुआ? जिससे कि मुझे आगे बढ़कर सीखना था, अपने पैरों पर खड़ा होना। उनसे मुझे ताकत मिली कि अगर मैं अकेली भी कहीं खड़ी हूँ तो मुझे ये ना लगे कि मेरे साथ कोई नहीं है। मुझे सीखने को भी मिला, जैसे कभी किसी लड़कियों की ट्रिप जाती है, लड़कियां नहीं जा पाती हैं, उन्हें लगता है हमारे पेरेंट्स नहीं भेजेंगे। मैं उनके पेरेंट्स से बात करके उनको मनाती हूँ, उनसे बोलती हूँ कि अगर आपका बच्चा इसी खौफ में रहेगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। और उनसे बात करके, उनको कन्वे करके, फिर उनको जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे ड्यूरिंग ट्रैवल कोई भी दिक्कत होती है मैं उनसे बात करती हूँ और उनको असिस्ट करती हूँ प्रॉपरली। तो आप भी मतलब बतौर इनके स्टार्टअप कंपनी में एम्प्लॉई हैं? यस। आपका पे पैकेट ठीक ठाक है?
कुछ अर्निंग आपकी हुई है? जैसे फीस हाँ, ही आप पे नहीं करती हैं तो कम से कम उतना मिलता है आपको? हाँ बिल्कुल मुझे मिलता है, और मुझे इसी अर्निंग से, जैसे कि कभी मुझे घर से नहीं मिलता तो मुझे लगता है कि मेरे पास है सैलरी, मैं अपना अच्छा अर्न कर लेती हूँ, मुझे अपनी जितनी भी रिसोर्सेज होती है मैं उसको खुद से कमा कर अपना एक्सपेंड कर लेती हूँ। तो एक कॉलेज ग्रुप जो कन्वर्ट कर सकता है एक कंपनी, एक आइडिया। पर्यटन हमारे समाज का सदियों से हिस्सा रहा है, लेकिन किस तरीके से हम एक युवा पीढ़ी को एक नया अनुभव दे सकते हैं, वो इनके नीतीश के जो स्टार्टअप है उसकी ताकत है। अब बात आती है कि इसका विस्तार, भाई एक आइडिया आया, फिर स्टार्टअप में क्या होता है कि एक फंडिंग होती है, फंडिंग के बाद में इन्वेस्टमेंट आते हैं, तो उस लेवल पर कोई आपकी बातचीत हुई कहीं? अभी तक तो नहीं सर, हम लोगों ने ज़ीरो फंडिंग पे स्टार्ट किया था और ज़ीरो फंडिंग से ट्रिप का सिलसिला काफ़ी अच्छा रहा। कॉलेज टू कॉलेज भी गए, काफ़ी 2-3 कॉलेजेस के साथ मिलके काम किया। आगे और भी विस्तार करने के लिए खुद के ही जो कंपनी से अर्न किया था, जिसको हम बीईपी पॉइंट तो तब बोलेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट, जब हमने कंपनी में कुछ इन्वेस्टमेंट किया हो। लेकिन हाँ, जिस ज़ीरो फंडिंग से और ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से हमने बिज़नेस मॉडल को तैयार किया, उसके बाद जो पैसा कंपनी से अर्न किया वही अब कंपनी में लगाया जा रहा है उसको विस्तार करने के लिए। क्योंकि किसी भी उद्योग को विस्तार करने के लिए उसकी फंडिंग, उसमें पैसा लगना, उसकी प्रॉपर मार्केटिंग और प्रॉपर टीम और काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें करनी होती हैं अगर हम विस्तार के लिए सोच रहे हैं। तो कितनी टीम आपकी बन चुकी है अब तक? अभी हमारे पास 10 से 12 लोगों की टीम है, और अगर मैं नॉन पेड ओनली ऑन सेल्स इंसेंटिव बेसिस पे बात करूं तो हमारी टीम कभी कभी 20 से 30 लोगों की भी हो जाती है टारगेट बेस्ड होने पर। टारगेट एक ये होता है इंक्यूबेशन सेंटर पे, एक जैसे ये इंक्यूबेशन सेंटर है तो यहाँ पे सरकार फंडिंग कर रही है जी। तो उसमें बच्चों को सहूलियतें देती है कि भाई आपके खर्चे होंगे, शुरुआत में एक ऑफिस मिलना चाहिए आपको, ऑफिस के साथ साथ में टेलीफोन का खर्चा है, इंटरनेट का खर्चा है, तो सरकार उसको सपोर्ट दे रही है। आपको मिला है कुछ यहाँ से? सर मिल सकता था, अभी भी मिल सकता है, और हम चाहेंगे कि हम उसका जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़े तब उस सुविधा का उपयोग करें। सरकार ने वो सुविधा सहूलियत बनाने के लिए और युवाओं को उद्योग के लिए, उद्यमिता के लिए बढ़ावा देने के लिए करी है। लेकिन मैं यही मानता हूँ कि जब तक अगर किसी के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का, उद्योग का या उद्यमिता का जज्बा है, उसे तब तक खुद से ही अपने निर्णयों को आपने लेकर के वो चीज़ भी नहीं सिर्फ अपने आइडिया पे ही काम करते जा रहे हो। अच्छा, ऑफिस प्लेस वगैरह यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराती है, आपने हाँ, यहाँ लिया हुआ है? ऑफिस प्लेस जी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराती है। वो लिया और हुआ है हमने आपने? ऑफिस लिया हुआ है। तो उसका आपको कुछ हाँ, उसका रेंट देना होता है, तो पर सीट के हिसाब से उसका रेंट होता है। लेकिन विश्वविद्यालय बहुत अच्छी सुविधा प्रोवाइड कर रहा है, ये नहीं कि काफ़ी बड़े पैमाने पर रेंट लेता हो, बहुत नॉमिनल। अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप भी मुस्कुरा जाएंगे। हाँ, कितना? 100 रुपये पर सीट। 100 रुपये पर सीट, मतलब एक तरह से आपको अपने बिजनेस मॉडल से जोड़ने का, उसके साथ लगाव का एक टोकन मनी बतौर है जी। आपको अपनी कितनी सीट है आपके पास में? मेरे पास 2 सीट हैं, 2 सीट काम करने के लिए आपने ऑफिस स्पेस में ले रखी हैं, जिसमें वो हमें काफ़ी सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं। इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं और फुल ऑन एयर कंडीशनिंग प्रोवाइड करते हैं, कैफेटेरिया जैसी काफ़ी चीज़ों को प्रोवाइड करते हैं। हमें उनका कॉन्फ्रेंस हॉल मिलता है अपनी कॉन्फ्रेंसेस करने के लिए, बिजनेस मीटिंग्स करने के लिए। काफ़ी, जैसे कि आजकल जो चल रहा है को वर्किंग एरिया, पूरा को वर्किंग एरिया, को वर्किंग कैंपस, को वर्किंग टावर जैसा पूरा यूनिवर्सिटी ने हम लोगों को बना करके दिया हुआ है। अब एक क्वेश्चन मेरा ये है, लोग ज़्यादातर ये पूछते हैं कि आपकी इससे आमदनी कितनी है, लेकिन मैं क्वेश्चन दूसरा पूछूंगा, आपने टैक्स कितना पे किया है? सर, टैक्स पे करने की अगर बात करें तो ड्यूरिंग स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर ने जब हमें इंक्यूबेट किया, MOA किया, तब हमारी स्टार्टिंग जो ट्रिप्स थी, उसके बाद से लॉकडाउन आने तक यूनिवर्सिटीज़ के जो हमारे काफ़ी मेंटोर्स होते हैं, जो हमें टाइम पे सजेस्ट करते रहते हैं कि कब हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए फॉर आर लॉन्ग टर्म विज़न। तो हमें ये सजेस्ट किया कि अभी कोविड को जाने के बाद, कुछ स्टेबल होने के बाद कंपनी को रजिस्टर करवाया जाए। तो अभी हमने कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, उसका इनकॉर्पोरेशन DINs आ चुके हैं, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट्स नो डाउट बहुत जल्द आ जाएंगे। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आने के बाद नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें हम अपने ITR के लिए अप्लाई करेंगे।
तब आप जी। उस स्टेज पे आएंगे जी। जब अभी कोविड का दौर आया जिसकी वजह से आपका जी। कुछ हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल टूर्स बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था, जी। तो इस वजह से वो काम आपका थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन जी। फिर अभी क्या स्थिति चल रही है, पिकअप हो रहा है? अभी स्थिति ऐसी चल रही है, जो लोग 2 साल में नहीं कर पाए वो अब दुगनी तेजी से कर रहे हैं। अब तेजी से काम चल तेजी से काम चल रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग एक लिमिटेड दायरे में और लिमिटेड स्थिति में रख के चीज़ों को अपने ध्यान में रखते हुए, नियंत्रण में रखते हुए काम करते हैं। अब और तक उस कुल कितने हजार बच्चों को आप ट्रिप पे ले जा चुके हैं? 1000 बच्चों की बात करूं तो मैं आप लगभग 1500 से 2000 बच्चे तो जा चुके होंगे आपके इस हाँ। काम के लेकिन ये नहीं जो मैं बड़े ट्रिप बता रहा हूँ जिसमें हमारा मार्जिन काफ़ी ज़्यादा रहता है। मैं बात कर रहा हूँ उनकी भी जो छोटी गाड़ी करके भी गए, या कुछ केवल होटल्स में रुके, या कुछ कहीं गए हुए हैं, उनका हमारे पास कॉल आया कि सर हम ऐसे ऐसे इस डेस्टिनेशन पे हमारे 10 लोगों का ग्रुप आया है, बट अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, आप कुछ सजेस्ट कर दीजिए। तो हमने उनकी हेल्प करी, फिर वो हमारी कंपनी से जुड़े और उस जुड़ाव के साथ उन्होंने काम किया। तो ऐसे मिला के अगर देखा जाए तो 1500 से 2000 बच्चे अभी तक। किसी भी काम को करने में सिर्फ सहजता ही नहीं होती है, हमको लगता है कि ग्रीनरी है, लेकिन उसमें बाधाएं भी होती हैं, उसमें कुछ इश्यूज आते हैं, उन इश्यूज को ही एक उद्यमी पार करता है जी। और जब तक उन पर विजय नहीं हासिल करेगा ना, तब तक वो एक सफल उद्यमी बन भी नहीं सकता है। तो अपने अनुभव ये बताइए कि इसमें क्या क्या परेशानियां आपको आई? इसमें सर परेशानियाँ काफ़ी आती हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब कोई कंज्यूमर उपभोक्ता होता है, आप भी उपभोक्ता हैं कहीं ना कहीं, मैं भी उपभोक्ता हूँ। अगर मैं एक 10 रुपये का पेन भी लेता हूँ तो मुझे ये अपेक्षा रहती है कि जो मेरे 10 रुपये मैंने खर्च करे हैं उस पेन को लेने में, वो पेन उस 10 रुपये की कीमत पे खरा उतरे। तो हर एक उपभोक्ता जो हमारा कंज्यूमर है, उससे हमें काफ़ी उपभोक्ताओं से ही चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जो चैलेंजेस हैं वहीं से आते हैं। जैसे काफ़ी चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि हम किसी बच्चे को लेकर के जा रहे हैं या किसी ग्रुप को लेकर के जा रहे हैं, तो उनके पेरेंट्स की टेंशन, उनके पेरेंट्स को कन्वेंस करना, उनकी पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखना। लड़कियां भी अगर ट्रिप पे जा रही हैं तो उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखना, उनके मेडिकल इश्यूज़ का ध्यान रखना। लड़कों का काफ़ी जगह क्या होता है, लड़के कंट्रोलेबल होते हैं, कभी कभी लड़के कंट्रोलेबल नहीं होते हैं। तो उनको कैसे डील करना है, टैकल करना है, उनके माइंड को कैसे रीड करना है, हर एक कंज्यूमर को किस तरीके से डील करना है, कैसे उसको घुमा फिरा के अच्छी तरीके से सुरक्षित वापस लेकर के आना है, यही सबसे बड़ा चैलेंज रहता है इस इंडस्ट्री का। इस इंडस्ट्री जो जिस क्षेत्र में आपने काम करना शुरू किया है, तो सभी को एक सुरक्षित वातावरण देना, उनको सही से ले जाना और सही तक लाके छोड़ना। और कैंपस से आप जाते हो तो और ज़्यादा जिम्मेदारी गार्जियन की भी होती है। हॉस्टल से जा रहे हैं बच्चे, बाहर से जा रहे हैं, तो उसमें कनेक्टिविटी हर समय आपके साथ एक दबाव देती है। ये इसका मेन चैलेंज है। इसके अलावा इस फील्ड में अगर कोई और युवा आना चाहे, टूर्स एंड ट्रेवल, सरकार भी इस तरफ बहुत ज़्यादा फोकस करती है कि रोजगार के जो अवसर हैं वो इस इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा है। तो एक अच्छा अवसर है ब्रज में कम से कम। जी। नहीं, आप कहते हैं ब्रज क्षेत्र में इसकी संभावनाएं कैसी हैं? ब्रज क्षेत्र में इसकी संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि ब्रज क्षेत्र का आपने नाम लिया तो ब्रज क्षेत्र श्री कृष्ण की भूमि है, और श्री कृष्ण की भूमि के नाते श्री कृष्ण के प्रति जो हमारे देश व विदेश में लोगों का झुकाव है, रुझाव है और प्रेम है और आस्था है, उसको लेते हुए जो देश और विदेश का पर्यटन है वो वृंदावन मथुरा में काफ़ी ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ भी बहुत अच्छा, और इसको हम देख भी रहे हैं पिछले सालों से कि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो युवा साथी हमारे साथ में थे, नीतेश, दीक्षा और राजीव। तो हम ये जान पाए इनसे कि कोई भी एक सामान्य सा आइडिया भी एक अपने लिए अवसर पैदा कर सकता है, और ये जो अवसर हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं होते हैं, दूसरों को भी अवसर प्रदान करते हैं, उनको नौकरी देते हैं। और इसके साथ साथ में एक डायरेक्ट नौकरी होती है, तो उसके साथ इनडायरेक्ट भी कई लोगों को मौके इस काम में मिलते हैं। तो नीतेश, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और आपके आइडियाज़ आगे चल के अच्छे हों, ऐसी दूरदर्शन टीम की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार आप सभी का।